अच्छा जी, अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आई एम डिसअपॉइंटेड। पहली बात तो जो मैं आपको बता दूं, उसकी वजह क्या है कि मैंने जिस दिन आपके साथ पिछली क्लास ली थी, आई थिंक इट वाज ट्यूसडे को क्लास ली, जितने लोगों ने 20-21 लोगों ने जिसने भी पार्टिसिपेट किया। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था ऑनलाइन क्लास लेने का। मैं फिजिकल क्लासेस देने की फेस टू फेस आदी हूँ। मैंने किसी की हेल्प ली, यहाँ हमारे एक कोलीग है नोमान साहब, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इसके अंदर, और उसी दिन मैंने वीडियो अपलोड कर दी। बट व्हाट डिसअपॉइंट्स मी कि आज मैंने सुबह अभी यहाँ के ऑफिस आके, यूनिवर्सिटी आके चेक किया एसटी कैंपस में, अब तक सिर्फ 13 आदमियों ने जहमत की है उसको देखने की। ठीक है, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें कोई ऐसी कोई खास बात हमने नहीं की थी, जनरली डिस्कस किया था। क्लास के अंदर पहली चीज जो होती है ना, टू नो योरसेल्फ, अपने, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप मुझे जानना चाहते हैं। जब तक हम एक वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आपसे सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ आपको, खुदा के वास्ते, ये जो आपके वालिदैन आपकी फीस भर रहे हैं, जो भी है, इसका एक फायदा उठाओ भाई। मैं अगर अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, तो अगर मैं आपको जो जिंदगी में 35-36 साल मैंने इंडस्ट्री में धक्के खा के सीखा है, वो आपको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ना मैं आज आपको पीएचडी की रिसर्च करनी सिखानी है, दैट इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, वो मैं आपके साथ जरूर पढ़ूंगा, लेकिन इन द मीन टाइम जो चीजें कल को आपने फेस करनी है, मैं उसको फेस करके, दो नस्लें, जितनी आपकी उम्र है ना, उससे ज्यादा मैंने इंडस्ट्री में दुगना काम किया है। मैंने 1980 में नौकरी शुरू की थी और 2019 के अंदर मैंने खत्म किया है। तो इस 39 साल के अंदर जो कुछ मैंने सीखा है, अगर मैं आपसे शेयर करूंगा, तो शायद कल को जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको कुछ फायदा हो जाए। तो मैं क्या आपसे सवाल कर सकता हूँ कि क्या वजह थी आप लोगों को 5 दिन में इतना टाइम नहीं मिला कि 1 घंटा निकाल के आप उसको देख लेते जो हमने बातें की? शायद कोई बात आपको समझ में आ जाती, कुछ जाती। गालिब साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सीआर हैं क्लास के। हेलो, हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। मैंने भी आप लोगों से एक सवाल पूछा है। मैं, गालिब साहब आ गए हैं क्या लाइन के ऊपर? सीआर साहब जो हैं। हेलो, 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 जी गालिब लाइन पे आ चुके हैं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, सर हो सकता है गालिब का कनेक्शन वीक हो। अच्छा, चलिए, गालिब का कनेक्शन वीक है। आप में से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे प्लीज इस बात का जवाब दे दें कि क्या 5 दिनों में 30 आदमियों में से सिर्फ 13 आदमियों ने ये तकलीफ की है कि उसको प्रेजेंटेशन को देख लें, व्यू कर लें? अब मुझे नहीं पता कि आपने पूरी देखी है, व्यू किया। मेरे पास तो सिर्फ जब मैं देख रहा हूँ तो उसके ऊपर ये आ रहा है कि 13 आदमियों ने व्यू किया है। नहीं सर, एक्चुअली आपकी ऑनलाइन क्लास ले ली थी ना। नहीं जी, आपने ले ली थी। उसके अलावा जिन लोगों ने अटेंड नहीं की थी, उनका मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग पिछली दफा नहीं थे, क्या वो आज आ गए? यस सर। कुछ तो आए सर। देखिए, अभी तक आपकी जो टोटल अटेंडेंस आ रही है, 16 लोग आ रहे हैं इस वक्त मेरे पास, और मुझे बताया गया कि देयर आर 30 पीपल इन द क्लास। एम आई राइट? यस हेलो, सर। अब तक नो 14, सर, यस। अब तक 14 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। आ रहे होंगे सर और ठीक है, बाकी। अच्छा, चले चले, ठीक है, आपकी मर्जी है भाई। अगर आप देखना चाहें ना देखें, ना देखना चाहें ना देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा काम है, जो मैं आप दयानतदारी से करना चाहता हूँ आपके साथ, नॉलेज की शेयरिंग है। और नॉलेज की शेयरिंग हमेशा जो होती है ना, मोनोलॉग नहीं होता, डायलॉग से होती है। मैंने पिछली दफा भी आपको मिसाल दी थी, और अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ कि डायलॉग, 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 डायलॉग। आप सवाल करेंगे, आपको जवाब मिलेंगे। मैं आपसे क्लियरली ये बात कह रहा हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूं कि उस सवाल को मैं अपने पास नोट कर लूंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको सवाल का जवाब दूंगा। पिछली दफा मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के गया था, और इस बात पे सवाल छोड़ के गया था कि आप लोग जो सवाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। वो सवाल आपके सब्जेक्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आपके जहनों को खोलने के लिए, करने के लिए मैंने आपसे सवाल किया था कि एक तो इजिप्शियन पिरामिड है जो कि गाजा के अंदर है, दूसरे मायन पिरामिड्स कहलाते हैं जो कि मैक्सिको के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, पीरू के अंदर, इन जगहों के ऊपर है। मैंने आपसे सवाल किया था कि मायंस जो थे, उनके पास
उन्होंने जीरो तो इन्वेंट किया था, लेकिन उनको व्हील का नहीं पता था। तो उन्होंने ये पिरामिड कैसे बनाए? तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका जवाब लूंगा, तो एनीबडी विद एन आंसर? जी सर। जी बताइए। सर उन्होंने जो पिरामिड्स थे वो मलबे से, रबल से बनाए थे। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, मलबे से, रबल से बनाए थे, और फिर उन्होंने उसको सर वो मड के ब्रिक्स से उन्होंने उसकी लाइक फेसिंग की थी, लाइक कवर किया था उसको। देखिए जो मड पिरामिड दो तरह के बनाए थे। एक तो जो आप बता रहे हैं ना कि उन्होंने रबल को इकट्ठा किया और उसके ऊपर जो उन्होंने करके बनाया, लेकिन जिन जी पिरामिड्स की मैंने बात की थी, मायन जो पीरू के अंदर मायन पिरामिड्स हैं, वो रॉक्स के जी। बने हुए हैं, ठीक है ना। और वो रॉक्स, अच्छा। एक एक रॉक का वजन जो है 2 से 4 टन के दरमियान है, और वो एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक रखी गई है पिरामिड की शक्ल में इस तरीके से कि उसकी हाइट 700 फीट तक जा रही है। बेस उसका 200-300 फीट है, और हाइट जो टेम्पल ऑफ सन कहलाता है या टेम्पल ऑफ मून कहलाता है। सवाल मेरा ये था कि जिस कौम को पहिए का कॉन्सेप्ट ना हो, व्हील का सही। कॉन्सेप्ट ना हो, उसने 2 टन की 3 टन की रॉक को कैसे मूव किया होगा? दैट वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू। कि सोचिए और बताइए। सर उन्होंने जी। सर उन्होंने ह्यूमन पावर को यूज करते हुए। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ह्यूमन पावर 2 टन की या 3 टन की रॉक को मूव करके, मत देखें ना, बेस है, फर्ज करें 200 फीट का बेस है, ठीक है सर ना, उसके ऊपर आप पिरामिड बनाते चले जा रहे हैं। पहले तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि जी ह्यूमन उन्होंने ला के बेस के अंदर उन्होंने बना लिया, उसके बाद उन्होंने उठा के कैसे रखी थी उसके ऊपर, और करते करते वो 700 फीट तक गए, कैसे गए? सर उन्होंने रोलिंग की है प्लम बॉब टेक्निक के थ्रू। रोलिंग की उन्होंने। अच्छा, लेकिन दो, जब मैंने तो आपको पहले से बताया कि उनके पास व्हील के कॉन्सेप्ट नहीं था मायंस के पास। मायन डिडंट हैड व्हील। व्हील का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया उनके पास। जिस वक्त ये टेम्पल की जो हिस्ट्री है, उस वक्त तो उनके पास व्हील का कॉन्सेप्ट नहीं था उनके पास। दे वर वेरी गुड इन एस्ट्रोनॉमी, दे वर वेरी गुड। अब ये इंजीनियरिंग का जो मेरेकल उन्होंने किया है, और जो उसकी खास बात ये है कि वो रॉक्स की फिनिश इतनी जबरदस्त है कि दे हैव नॉट यूज्ड एनी बाइंडिंग मटेरियल। एक रॉक के ऊपर एक रॉक रखी हुई है और वो एयर टाइट है। ये मैंने आपके जहनों को खोलने के लिए सवाल आपके सामने रखा था। चले, मैं आज को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, मैं अपना ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बहरहाल आप सोचिएगा क्या किया था उन्होंने ऐसी चीज। सर, हमने लाइक स्टडी करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा मिला नहीं। आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। देखिए, दो बातें हैं जो पहले किसी ने कही थी, मेरे पास नाम तो आपके नहीं आ रहे हैं, कि जो इजिप्शियन ने कॉन्सेप्ट था उनका ये था कि वो दरियाए नील को उन्होंने मोड़ के एक नहर बनाई थी जहां उन्होंने पिरामिड्स बनाने थे। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े पत्थर होते थे दरियाए नील के जरिए वो उस इलाके में लाते थे, और फिर उन्होंने एक बंद बनाया हुआ था, वहां पे रोकते थे, उन पत्थरों को निकालते थे और उनके जिस तरह बेस बना के, और उन्होंने उन पत्थरों को, एंड दे यूज्ड बुल एंड कार्ट्स, उनके पास व्हील था, ठीक है ना। तो वो कार्ट्स सही। के जरिए उसको लिख, और क्या करते थे कि जो पिरामिड का बेस है उसके इर्द गिर्द दीवारें बनाते थे, ढेर करते थे। उन दीवारों के जरिए जो बीच में पिरामिड होता था उनके वो पत्थर रखते चले जाते थे, और जब तक वो कंप्लीट नहीं करते तो बाद में जो रबल होता था उसको हटा दिया उन्होंने। दैट वाज देयर टेक्निक। इनके सही। साथ प्रॉब्लम क्या थी? इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि दे स्टार्टेड कटिंग माउंटेन्स। इन्होंने कोई पत्थर उठा के उस तरीके से लेके नहीं गए ये। व्हाट दे डिड कि उन्होंने एक माउंटेन सेलेक्ट किया जो कि उनके चांद की लोकेशन, जो उनकी कॉन्स्टलेशन थी, जिसको वो 12, हम लोग 12 कॉन्स्टलेशन को मानते हैं जिसके हिसाब से हमारे स्टार्स बनते हैं। जेमिनाई है तो कोई एरिस है, तो कोई कैंसर है, तो कोई लियो है, ठीक है ना, 12 कॉन्स्टलेशन कहलाती है ना। मायंस की यस सर। 13 कॉन्स्टलेशन थी। तो उन कॉन्स्टलेशन के हिसाब से उन्होंने एक माउंटेन को पिक किया, एंड दे स्टार्टेड कटिंग दैट माउंटेन इन अ वे कि उनके पास कोई व्हील तो था नहीं, माउंटेन को कट करके उन्होंने उसके अंदर लेयर्स बनाई हैं। दे स्टार्टेड बाय कटिंग द माउंटेन। उन्होंने रिवर्स किया, नीचे से ऊपर नहीं गए, ऊपर से नीचे आए। ये जो आप बता रहे हैं ना कि जी रबल लेके बनाया है, ये गूगल आपको यही बताएगा। दिस इज अबाउट मैक्सिकन जो पिरामिड्स हैं उनके अंदर ये चीज कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। लेकिन राइट। जो जिन मायंस की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बड़ी मिथिकल है, उनके खजानों की भी बात होती है, वो एक अलग चीज है। ये तो एक अलग बात थी।
चलें एक डिस्कशन को ओपन करने के लिए मैंने बात की। पिछली दफा हमने बात की थी कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव जो मुझे बताए गए हैं और जो वाकई ये भी हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए कि कल को जब वो एक्चुअल फील्ड के अंदर दाखिल होंगे तो उनको टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखनी है, उनको अगर कुछ करना है तो वो कैसे करेंगे, उनको पता होना चाहिए और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल उनको आना चाहिए। पिछले 3 साल के अंदर मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग या रिपोर्ट राइटिंग इन चीजों का या कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके तमाम कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो गए। 3 साल पहले तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ईमेल पे होती थी या आईओएम के जरिए, कागज के जरिए होती थी। फिर पेपरलेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आया, उसमें ईमेल्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी गई, इंटर ऑफ ईमेल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक मजबूरी है, अगर आपका ताल्लुक किसी भी तरीके से एफबीआर से पड़ रहा है, आपका इदारा कोई टैक्स जमा करा रहा है, कोई ऐसे काम कर रहा है, बाय लॉ ऑफ द लैंड आपको 7 साल तक के, पिछले 7 साल तक के फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। आपको कभी भी वो ऑडिट कर सकते हैं देखने के लिए कि आपने रिकॉर्ड पूरा नहीं किया, एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये हमारे यहाँ एक मजबूरी है और इसी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को डबल काम करना पड़ रहा है। तो वो अपने जो है जितना भी काम करती हैं उसके पास उसके प्रिंट लेके और जो टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसको करते हैं। ये अलग बात है कि वो फिजिकल को अब जो टेक्निक आ गई, पूरी पूरी फाइल्स को जो स्कैन करा के और एक सर्वर के ऊपर अपलोड कर देते हैं, वहां से फिर उनको जब भी वो मांगते हैं उनको प्रिंट लेके दे दिए जाते हैं, या एक ऑफ साइट लोकेशन के ऊपर वो सारे कागजात भिजवाती है। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको फील्ड के अंदर जाके अब देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो किसी भी इदारे के अंदर जो सारी कम्युनिकेशन हो रही है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं। एक मार्केटिंग के लोगों का ग्रुप है, उनके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं अब ईमेल की बजाय उस व्हाट्सएप के ऊपर उनको दे दी गई, उस ग्रुप के ऊपर, और उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि ये आपका व्हाट्सएप स्टूडेंट्स का बना हुआ होता है, उसके ऊपर आपके सीआर ने आपको मैसेज दे दिया और आपने सबने उसको देख लिया और उसकी एक एक्नॉलेजमेंट भी आ जाती है। बाद लोग एक्नॉलेजमेंट को ऑफ कर देते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि उसने देख लिया, डिलीवर हो गया उसको। ये तरीका हो गया है। तीसरी चीज जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाके फेस करनी पड़ेगी, जहां भी आप ज्वाइन करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप जाएं तो आप अपने जो जो भी आपका सुपीरियर होगा, वैसे तो आप एंट्री लेवल के ऊपर जाएंगे, 2 साल तक आप ट्रेनिंग इंजीनियर रहेंगे, काम सीखेंगे, उसके ऊपर एक आपको स्टिपेंड मिलता रहेगा। लेकिन जो भी आपका सीनियर होगा उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप कभी उसके कंधे पे हाथ रख के बात नहीं करेंगे, कभी आप उससे हंसी मजाक नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ नहीं मारेंगे। ये एक कुछ रिटन कोड होते हैं, कुछ अनरिटन कोड होते हैं जो कि वक्त के साथ आप सीखते हैं। तो अभी मैंने पिछली दफा आपके साथ आउटलाइन जो मुझे दी गई है, कोर्स आउटलाइन, ये इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स रिसर्च टाइप, ठीक है ना, रिसर्च टाइप के ऊपर ये पूरी जो आउटलाइन मैंने पिछली दफा आपके साथ शेयर की थी। और आज मैं आपकी इसकी प्रेजेंटेशन की कॉपी अपने सीआर से कहिएगा कि या कोई भी आदमी मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दे, मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि आउटलाइन जो मुझे दी गई है आपको बताने के लिए, उससे मैं जाती तौर पे मुतमईन नहीं, बट आई हैव ड्यूटी। जब मुझे कहा गया है तो मैंने उसको जरूर कवर करना है, चाहे मैं ब्रीफली उसको टच करूं। इंट्रोडक्शन हम बात कर चुके हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो हमने बात करनी है इस आउटलाइन के हिसाब से, कि टेक्निकल रिपोर्ट्स के जो कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कितने एलिमेंट होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। अगर आपने कोई टेक्निकल रिपोर्ट रखनी है, मिसाल के तौर पे अभी आपने सुना होगा कि कराची के अंदर रिजविया सोसाइटी के अंदर 2 बिल्डिंगें गिर गई, उसमें 25-26 आदमी मर गए, ठीक है ना। अब फर्ज करें, आप तो मैकेनिकल इंजीनियर, फर्ज करें एज ए सिविल इंजीनियर आपको असाइनमेंट मिलता है जाके इन्वेस्टिगेट करें कि ये बिल्डिंग जो गिरी थी क्यों गिरी थी। तो जब आप इसको सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, आप कैसे लिखना शुरू करेंगे उसको? पहले तो आप एक टाइटल देंगे कि जो आपको जो असाइनमेंट था उसका टाइटल क्या है। उसके बाद उसका एक एब्स्ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा कि रिपोर्ट चाहे 100 पेज की हो या 20 पेज की हो, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है ना वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ती है। पहले जो 1 पेज होता है, 1.5 पेज होता है, तो आपने राइटिंग इस तरीके से करनी होती है कि पहले 1.5 पेज में जो कुछ भी आपने बताना है ना उस पेज में बताना है। बाकी जो नीचे जो तफसीलात होती हैं वो सारी की सारी रेफरेंस के लिए होती हैं, कल को अगर उस रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन उठे तो उसको किया जाए।
अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप मास्टर्स की थीसिस लिख रहे हैं या पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं, जैसे पिछली दफा मैंने बात की थी कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो लिटरेचर रिव्यू होता है, कि जिस काम को आपने शुरू किया है, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, उस टॉपिक के ऊपर आपसे पहले किसने कितना काम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोबारा उस चीज को आप रिपीट कर रहे हो जो आपने किसी और ने की हुई है। बाद में पता चला कि जब आप करने पहुंचे, सबमिट करने पहुंचे, तो वो काम तो हुआ है, उस काम को आप पब्लिश नहीं कर सकते और आपकी वो सारी रिसर्च फेल हो जाती है। तो लिटरेचर रिव्यू के दो मकसद होते हैं, एक तो अपने आप को एजुकेट करना कि उस सब्जेक्ट के ऊपर उससे पहले क्या काम हुआ है, दूसरे ये देखना कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो नहीं हो रही है। तीसरी चीज क्या होती है इसमें कि आपको जो उस काम को, अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी डिटेल्स होती है, रिसर्च मेथड आपने कौन से यूज किए। फॉर एग्जांपल एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप एक स्ट्रक्चर फेलियर को देख रहे हैं, मेटल का स्ट्रक्चर फेलियर हो गया, तो उसको देखने के कितने तरीके हो सकते हैं, बताइए जरा मुझे आप। एक मेटल है, मेटल की एक शीट है, उसको आप लेके जा रहे थे कोई चीज बनाने के लिए, पर वो क्रैक हो गई, दो हिस्सों में टूट गई है। नाउ हाउ डू यू इंस्पेक्ट दैट शीट? उसकी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे आप? चलिए। कि सर ब्रिटलनेस उसकी चेक करेंगे सर। उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज में डिफेक्ट चेक करेंगे। ओके, और पहला स्टेप क्या होगा? सर प्रॉपर्टीज में डिफेक्ट मतलब उसकी अपना ब्रिटलनेस हो गई, डक्टिलिटी हो गई, इसकी अपने टफनेस हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। अंडर सर हम ये देखेंगे अंडर विच सर्कमस्टेंसेस उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फेल कर। ओके, और व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होगा? आपको बुलाया गया फैक्ट्री के अंदर कि जनाब ये शीट हमने अमरेली वाला स्टील मिल से खरीदी थी, इसको हमने काम करके इसकी हमने फोर्जिंग करनी थी, हम काम करने जा रहे थे, शीट जो है ब्रेक होकर दो हिस्सों में आ गई है, आइए इन्वेस्टिगेट कीजिए। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप तो ये होगा ना, आप उस जगह जाएंगे जहाँ पे वो शीट होगी, यही पहला स्टेप होगा ना, या नहीं? यस यस सर। दूसरी बात क्या, अल्लाह ताला ने दो आंखें दी है ना, किस लिए दी है दो आंखें? यस सर, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन इज द स्टार्ट। सबसे पहले आप उस चीज को देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि जो फ्रैक्चर हुआ है वो किस तरह है, स्ट्रेट फ्रैक्चर है, ब्रोकन फ्रैक्चर है, एजेस हैं, क्या है, ये सारी चीजें आप विजुअल इंस्पेक्शन की करके अपने पास नोट करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आएगा? अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी के, आप मोबाइल निकालेंगे, फोटो खींचेंगे उसके, यही होगा ना। रिकॉर्ड के लिए आप उसको, फ्रैक्चर को जो हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे ना अपने पास। पुराने जमाने में तो कैमरों से रिकॉर्ड किया जाता ना। फिर उसके बाद आपका तीसरा स्टेप क्या होगा कि आप उसमें से फ्रैक्चर पोर्शन में से दोनों साइड से एक एक सैंपल कट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सारे स्टेप आएंगे जो आपने बताया कि आप उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, जब एक सैंपल बनाएंगे उसको लेके जाएंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर, वहां पे आप देखेंगे कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है, ये जो ब्रोक हो गई है शीट, इसकी क्या वजह है, कहाँ पे कोई मटेरियल था, यहाँ पे कोई डिफेक्ट था, कोई पॉइंट था जिससे एक क्रैक इनिशिएट हुआ, जब प्रेशर पड़ा तो क्रैक प्रोपेगेट कर गया और शीट दो हिस्सों में टूट गई। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है। ये आपकी मेथोडोलॉजी होगी। रिजल्ट क्या होगा? आप उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मशीन पे ले जाएंगे, वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करेंगे और उसकी जो मैन्युफैक्चर की जो गारंटीड है उससे कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आइदर देयर वाज अ डिफेक्टिव मटेरियल सेंड टू यू, कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ फर्ज करें इतने किलोपास्कल की जगह जो उसने बताई थी उससे पता चला 70% पे है या 80% के ऊपर है, तो ये आपका एक पहला पॉइंट हो गया कि जी वहां पे। फिर जितने भी आपको रिजल्ट मिलेंगे तस्वीरों की शक्ल में फ्रैक्चर को, आप जो कंक्लूड करेंगे अपने सारे रिसर्च करके, उसको आप डिस्कशन में लिखेंगे कि जी मैंने विजुअल इंस्पेक्ट किया, मुझे ये पता चला, मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक की, मैंने टफनेस चेक की, मैंने ये किया, ये सारे स्टेप्स लिखने के बाद ये आपका डिस्कशन हो जाएगा। देन यू विल कंक्लूड। एंड के अंदर आप लिखेंगे एक पैराग्राफ कि जी मेरी जाती राय के अंदर ये तमाम जो ऊपर मैंने बातें बताई हैं उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जिस वक्त ये शीट बन रही थी उसके अंदर डिफेक्टिव मटेरियल था, कोई पिन होल रह गया था, कोई चीज ऐसी थी, उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ा उस पिन होल से क्रैक इनिशिएट हुआ और ये टूट गया।
और वो ज़ाहिर नेचुरली मैन्युफैक्चरर जिसने आपको वो दी है, वो आपको पलट के बताएगा, उसकी चीज़ों को ज़रा रिप्लेस करेगा। लेकिन ये चीज़ जो है ना आई होप कि जो आप मैंने सिर्फ़ आपको एक ये मिसाल इसलिए दी है कि मैं आपको पीएचडी की थीसिस की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा। ये एक सिंपल रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी यही टर्मिनोलॉजी, यही मेथड यूज़ होते हैं जो टेक्निकल रिपोर्ट लिखने के लिए कि एक फेलियर आप मेटल का लिख रहे हैं, उसके ऊपर भी, चाहे आप बिल्डिंग के गिरने की तफसीलात लिख रहे हैं, जो आप में से जो सिविल इंजीनियर होंगे, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है तो उसमें आप देखेंगे उसकी क्या वजूहात थी, फाउंडेशन में क्या मसला था, वो कंक्लूजन जो है आखिर में लिखा जाता है और उसके ऊपर एक लास्ट स्टेप जो होता है, अक्सर जो इदारों में होते हैं वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, ठीक है ना? एक स्टेप ये भी होता है जो कि कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स क्यों की जाती है कि जो मटेरियल भी आपकी फैक्ट्री में या आपके इदारे में आ रहा है, उसका एक क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। वो ज़ाहिर है कि 100% इंस्पेक्शन नहीं होता, रैंडम किया जाता है, तो उसको भी देखा जाएगा कि वेदर दे कैरिड आउट देयर जॉब प्रॉपर्ली और नॉट। अगर आपके इदारे में किसी की गलती होगी तो आप उसको भी बताएँगे और बाहर वाला जो आपका है उसको भी बताएँगे। तो ये जब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे ना, याद रखिए कि हमेशा एब्स्ट्रैक्ट या समरी सबसे आखिर में लिखी जाती है। ये रिवर्स होता है। आप आई होप आई एम क्लियर। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट्स का जो समरी कह लें, एब्स्ट्रैक्ट कह लें, जो कुछ भी है सबसे आखिर में लिखा जाता है। आप पहले उसकी लिटरेचर रिव्यू हो गया, आपने मेथोडोलॉजी में देख लिया कि आपने कौन-कौन से मेथड यूज़ किए, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ऑप्टिकल मेथड यूज़ किया, ठीक है ना? उसका सबूत कैसे देंगे आप? फोटोग्राफ्स के ज़रिए देंगे आप, ठीक है? टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आपने चेक की, उसका सबूत देंगे आप। ये आपको सारे एनेक्सेस में लगाने पड़ेंगे कि जी गारंटीड स्पेक्स ये थी, मैंने जो सैंपल देखा उसकी स्पेक्स मुझे ये मिली। वो आपको बताएगा कि ये आपका जो फेलियर का, और फिर जब आप सब कुछ कर लेंगे, कंक्लूजन लिख लेंगे, देन यू गो बैक एंड राइट द एब्स्ट्रैक्ट फॉर मैनेजमेंट। वो होगा 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या मैक्सिमम 1 पेज से ज्यादा नहीं होता, इसलिए कि सीनियर मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरी-पूरी कहानियां पढ़े। ओके? एम आई क्लियर सर? यस सर। ओके। जी सर। अच्छा, उसके बाद एक चीज इसमें आप बताई गई है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो इस्तेलाह यूज होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, ये होती है गानों के लिए, ये होती है किताबों के लिए, ये होती है रिसर्च पेपर के लिए। आपने अगर किसी का रिसर्च पेपर पढ़ा, उसका कोई मटेरियल अपनी रिपोर्ट में यूज किया, आपकी ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि आप पेज के एंड पे बॉटम के ऊपर जो दिया हुआ होता है या तो उस पर जिक्र करें, या वहां पे जिस जगह आपने वो पैराग्राफ या उसका जुमला आपने लिखा उसके ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर आप 1 2 3 4 ABCD जो भी आपने लिखना लिखते हैं, और एंड के अंदर रिपोर्ट के अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये पैराग्राफ जो मैंने दिया है, जिसको मैंने ए टाइटल किया है, ये मैंने मिस्टर XYZ की जो पब्लिकेशन उस जर्नल के अंदर हुई है, उसके अंदर मैंने से ये उठाया है और ये उसका पेज नंबर इतने से इतने तक है। तो ये होता है। अगर आपने ये नहीं किया, दैट इज कॉल्ड चीटिंग। अगर आपने रेफर नहीं किया, अगर आपने किसी और के किए हुए काम को, किसी और की थॉट्स को अपने नाम से अगर आपने पेश कर दिया, दैट इज कॉल्ड चीटिंग। तो ये, और इसको दूसरा लफ्ज जो होता है, अगर आप पीएचडी कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, तो इसमें एक लफ्ज इसके लिए प्लेगरिज्म का भी इस्तेमाल होता है, यानी आप किसी और के काम को अपने नाम से छाप दें। और मैंने आपको बताया था कि अक्सर ये केसेस होते हैं वेस्ट के अंदर कि एक साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी, वो ऑब्सलीट हो गई, किसी ने नहीं पढ़ी, 200-300 थी, 10 साल 15 साल के बाद किसी के हाथ लगी, उसने थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको छाप दिया, वो बेस्ट सेलर हो गई। तो वो ओरिजिनल ऑथर जिंदा होता है, वो जाके कहता है कि देखो जी मैंने ये किया था, और फिर उसके बाद केसेस चलते हैं और वो सारे फैसले होते हैं। ये प्लेगरिज्म कहलाता है। अक्सर गानों में भी ये होता है वेस्ट के अंदर जो है, यहाँ पे तो इतना नहीं होता। अगर आपको बीच में याद हो, जब आतिफ असलम ने साबरी मरूम की कव्वाली को अपने स्टाइल में पढ़ा था, और फिर वो कव्वाली इंडिया में एक फिल्म के लिए पिक कर ली गई थी, तो वो जो अमजद साबरी है उसने केस करने की इंडिया में बात की थी कि भाई ये तो मेरा, इसका तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरा है, मेरे वालिद का ये रिकॉर्ड है, EMI के ऊपर उन्होंने बनाया था और आप लोगों ने नहीं किया। ये अलग बात है कि वो नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ठीक है ना? तो अगर आप किसी का गाना गा रहे हैं तो पहले आप उसको इजाजत लेनी पड़ेगी आपको उससे कि भाई ये आपका ही गाना है, इसको मैं गा रहा हूँ किसी दूसरे तरीके से, आप मुझे इसकी रिटन परमिशन लेके
और आप करते हैं, और नहीं करें तो आपको केसेस फेस करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में, इस सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता, लेकिन दुनिया में ऐसा होता है, लोग इसको अमल करते हैं। ठीक है, अगर आप उर्दू बाजार चले जाएं ना, कभी जाया कीजिए पुरानी किताबों की देखने के लिए और किताबों की दुकान देखने के लिए, तो यू विल फाइंड आउट कि इवन जो पाकिस्तान में किताबें छप रही हैं, उनकी भी पायरेटेड वर्जन आपको वहां पे मिल जाते हैं। मैं इंडियन किताबों की और वेस्टर्न किताबों की टेक्निकल बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं पोइट्री की किताबों की बात कर रहा हूँ, मैं नॉवेल्स की बात कर रहा हूँ कि कोई नॉवेल अगर मकबूल हो जाए तो उसकी भी पायरेटेड कॉपी आपको मिल जाती है। अगर एक्चुअल प्राइस किसी अच्छे इदारे ने छापी है तो 1000 रुपए है, तो आपको 300-400 रुपए में वही चीज मिल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है उन चीजों का। ठीक है, प्लेगरिज्म की हमने बात कर ली। अच्छा, रेफरेंसेस जो होते हैं एंड के अंदर आपको देने पड़ते हैं कि आपने क्या क्या इस रिपोर्ट को बनाने के लिए आपने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सा रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, उन सबको आप रेफर करते हैं। ठीक है, और आखिरी चीज होती है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप अलिफ से लेके ये तक A to Z जिसने भी उस रिपोर्ट राइटिंग में आपकी हेल्प की होती है, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं कि जी ये आदमी, इन्होंने मेरी इसमें ये मदद की। इसमें उसमें लैब का असिस्टेंट भी हो सकता है जिसने आपको सारे रिजल्ट निकाल के दिए। अब टेंसाइल टेस्ट की मशीन आप तो नहीं चलाएंगे ना, कोई और ही चला रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपके कोर्स आउटलाइन में, अभी मैं आउटलाइन ही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं असल मैटर की तरफ तो आया ही नहीं हूँ। रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं? रिसर्च पेपर अगर आपने जैसे एमएस किया या पीएचडी किया, तो उसके बाद एक रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपका काम इस काबिल होना चाहिए कि आप उसको पब्लिश कर सकें। कोई अच्छा रेप्यूटेड जर्नल पाकिस्तान का उसको उठा ले और वो, या दुनिया का, सॉरी, इंटरनेशनली अक्लेम्ड उसमें आप पब्लिश करते हैं, तो उसको पब्लिश कराने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है कि इतने वर्ड्स के ऊपर आपने लिखना है। तो जो आपकी पीएचडी की थीसिस 400 पेज की है ना, उसको आप 1 या 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। कंक्लूजन पीएचडी में कभी 1 होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। तो आप 2-3 पोर्शन को लेके रिसर्च पेपर लिखते हैं और उसको आप उनको इदारों को भेजते हैं। वो फिर उनके जर्नल्स का एक एडिटोरियल बोर्ड होता है, और फिर वो एडिटोरियल बोर्ड अगर समझता है तो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं दूसरे, उनको सबको वो भेजते हैं। वो रिव्यू करके कहते हैं कि हाँ जी, ये पेपर इस काबिल है कि इसको छापा जाए, तो वो छपता है, वरना वो आपको वापस कर दिया जाता है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अगर वो नहीं छपा है तो आप इसको नॉन आर्काइवल आर्काइवल मटेरियल कह के खुद पब्लिश कर सकते हैं, या एज ए रिपोर्ट फॉर्म के अंदर आप पब्लिश कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आपने काम किया था। वो जर्नल इस काबिल नहीं समझा कि उसको पब्लिश करें, लेकिन आप उसको करना चाहते हैं तो आप करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। ठीक है ना? अब जब आप इदारे में घुसेंगे ना, तो आपको रिपोर्ट के साथ साथ रिपोर्ट के ऊपर एक कवर लेटर भी लगाना पड़ता है। कवर लेटर जो है एड्रेस होता है आपके बॉस को या उसके बॉस को, लेकिन जनरली आप अपने बॉस को ही लिखते हैं। उस कवर लेटर के ऊपर आप डिस्क्राइब करते हैं, उसके ऊपर जाहिर है कि जिसका नाम होगा, वो एक फॉर्मेट में आपको बताऊंगा किस तरीके से कवर लेटर लिखा जाता है। उसका नाम, डेट क्या होती है, एक रेफरेंस नंबर देना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद जो है आप उसके कवर लेटर के ऊपर आप लिखते हैं कि ये जो रिपोर्ट मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, एनक्लोज प्लीज फाइंड रिपोर्ट ऑफ सच एंड सच सब्जेक्ट, ये इतने पेजेस की ये रिपोर्ट है और ये इसकी फाइंडिंग जो है ये लगी। ठीक है, इसी तरीके से इदारे के अंदर अगर आपके पास कोई लेटर आया है, कोई रिक्वेस्ट आई है किसी चीज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, उस रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट कैसे लिखेंगे, और आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई तो उसका आप जवाब कैसे देंगे। फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने पिछली दफा भी कही थी और आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ, कि मैंने अपने 36-37 साल के करियर में इंजीनियर्स का करियर बर्बाद होते देखा है, जस्ट बिकॉज दे लैक प्रेजेंटेशन स्किल्स। और खास तौर पे आफ्टर 2000 मुशर्रफ इरा के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था। शौकत अजीज चूंकि आईबीए के ग्रेजुएट थे, वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए इदारों के अंदर प्रेजेंटेशन, और ये एक चीज अच्छी भी थी। लेकिन ये हुआ कि जो लोग 2000 से पहले जो ग्रेजुएट हुए थे, उनके अंदर ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती थी। उनको अपनी फील्ड के मुतालिक इतना पता होता था कि किसी और आदमी को नहीं पता। लास्ट टाइम मैंने आपको एक मिसाल दी थी अपने एक सीनियर की, कि मैंने अपनी जिंदगी में उससे बड़ा पाकिस्तान में पाइपलाइन इंजीनियर नहीं देखा। पाइपलाइन डिजाइनिंग, पाइपलाइन लेइंग, पाइपलाइन का मटेरियल कहाँ से खरीदना है, चाइना की कौन सी फैक्ट्री क्या बनाती है, कॉस्ट क्या आएगी,
कितने टाइम के अंदर होगा, इसकी जो वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग के ऊपर कितने एक्सरे किए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कितने होंगे, एक एक चीज उस बंदे की फिंगर टिप्स पे होती है। बट he never made it to general manager position in the organization I worked. The only reason which I could find out, और मैंने जब HR के डायरेक्टर से बात की उनसे, ये आखिर क्या वजह है कि इतना हमारे उस्ताद ने हमने इतना सीखा, ये आगे नहीं पढ़ रहे, तो उन्होंने यही कहा कि he is not presentable in both ways. How come कि जी he doesn't dress properly according to the position you are suggesting. कि जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए जो आपका ड्रेस होना चाहिए, जो आपकी एक हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आपका एक पूरा बॉडी डिमेनर जो होता है ना, वो नहीं है इसका। नंबर 2, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब है। जब भी मैनेजमेंट के सामने सेल्स कॉन्फ्रेंस में इसकी प्रेजेंटेशन होती है, ही स्टैमर्स, ही डाइवर्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर टॉपिक, इधर से उधर जाता है। तो ये वो चीज जो है उसने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है, बार बार मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, बदकिस्मती है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा आपके साथ फिजिकली बैठने का, बात करने का, लेकिन मेरा जो एक उसूल है वो ये है कि मैं बच्चों से प्रेजेंटेशन बनवाता हूँ, करवाता हूँ, और भी ये जब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। आप 10 स्लाइड के अंदर ना 1 घंटा बोल सकते हैं। जो अक्सर गलती मैं देखता हूँ लोगों की, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पीएचडी स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन जो होती है प्रोग्रेस रिपोर्ट की, उन मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ उसको देख के कि ये लड़का या लड़की पीएचडी कर रहे हैं और ये जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये मुझसे पढ़ी नहीं जा रही है, तो मैं इसकी बात क्या समझूंगा। ये मैं आपको तफसीलात उसमें बताऊंगा। फिर होते हैं एटिकेट्स ऑफ राइटिंग, कि जब आप लिख रहे हैं तो किसको लिख रहे हैं आप कभी कोई खत के अंदर, किसी मेल के अंदर, किसी इंटर ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर, इन तमाम चीजों के अंदर एक डेकोरम होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। अगर आप अपने सीनियर को लिख रहे हैं किस तरह लिख रहे हैं, अपने पीयर को लिख रहे हैं तो आप किस तरह लिख रहे हैं, आपने कॉपी में किस किस को रखना है। ये सीसी क्या होता है जो लिखा होता है ईमेल के अंदर नीचे, आपने देखा होगा फॉर्मेट में, क्या मतलब है इसका? हेलो हेलो, यस सर। गूगल पे कभी आपने ईमेल की है जीमेल के ऊपर? सर सीसी कार्बन कॉपी होती है, जिससे जब हम किसी को भेज रहे होते हैं उसकी कॉपी जो है किसी और रेसिपिएंट के पास भी जाती है। सीसी व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? कार्बन कॉपी, आई थिंक। कार्बन कॉपी। व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बन कॉपी? सर इसकी डिटेल मुझे नहीं पता सर, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम ईमेल दूसरे बंदे को भी जा रही होती है। नो सर वो ओरिजिनल नहीं होती लेकिन होती सेम है। नो सर, या तो सीसी में उसको रखते हैं कि अगर हमारा कोई मेन रेसिपिएंट है उसको टू में रखा है और सीसी में उसको रखा है कि हम चाहते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो भी इसको देख सके। अच्छा, चलें फिर बीसीसी क्या होता है? एक नीचे ऑप्शन और भी होता है ना, जीमेल खोलो है आपके सामने, कंप्यूटर पड़ा हुआ है भाई मेरे, खोलो जीमेल, ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो फिर कार्बन कॉपी और ब्लैंक कार्बन कॉपी में क्या फर्क हुआ? सोचो भाई सोचो। उसमें रेसिपिएंट शो नहीं होते, आई थिंक, जो बीसीसी में होता है। सीसी में जो होते हैं वो देख सकते हैं कि किस किस को ईमेल गई है। ओके, और बीसीसी वाले यानी सिर्फ आपको पता होता है कि आपने किसको बीसीसी किया है, जो सीसी में है या जिसको एड्रेस आपने किया है उसको नहीं पता कि आपने बीसीसी किस किस को किया। यही कहना चाह रहे हैं आप? सर आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है बट ऐसे ही कुछ है। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी का कॉन्सेप्ट क्यों आया है कि अगर आपने तो शायद देखे भी नहीं होंगे, एक कार्बन पेपर बना करते थे जब टाइपराइटर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो होता ये था कि जब आप खुद तो लिखते नहीं थे ना, आपके पर्सनल कंप्यूटर थे ना इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर थे, तो हर ऑफिस में एक टाइपिस्ट हुआ करता था, ठीक है। उसके पास एक टाइपराइटर हुआ करता था, बाद में आईबीएम ने भी टाइपराइटर बनाए, दूसरे बनाए। तो आप क्या करते थे, अपना एक ड्राफ्ट आपने लॉन्ग हैंड के अंदर लिख के या अपने स्टेनो को आपने शॉर्ट हैंड के अंदर डिक्टेट करा दिया,
इंग्लिश के अंदर आपने डिक्टेट करा दिया, वो ले जाके टाइपराइटर पे बैठता था, पहले एक ड्राफ्ट बना के आपके पास लाता था, आपने उसके अंदर जो भी करेक्शन करनी है कर दी और फाइनल ड्राफ्ट कर दिया कि ये ड्राफ्ट है। अब वो टाइपिस्ट या आपकी सेक्रेटरी जाके बैठती थी, उसके बाद आप उसे कहते थे इसकी 5 कॉपियां जाएंगी, एक जिसको एड्रेस है और एक इसको जाएगी, एक्स को जाएगी, वाई को जाएगी, जेड को जाएगी, बी को जाएगी, ठीक है ना। वो क्या करती था या करती थी कि उसने एक तो मेन पेज लिया जो लेटर हेड वाला होता था, ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर मैं एक Yes, कंपनी sir. के लिए काम कर रहा हूँ, उस कंपनी के लेटर हेड पे वो पूरा लेटर टाइप है, और नीचे कार्बन पेपर लगा दी थी, एक सफेद पेपर, कार्बन पेपर, एक सफेद पेपर, कार्बन पेपर, एक सफेद पेपर, 4-5 इस तरीके से वो करके और वो पूरा टाइपराइटर में देके वो टाइप करती थी। तो ओरिजिनल लेटर जो था दैट इज द लेटर, और जितनी कॉपियां जिसके ऊपर कार्बन का नीला रंग आ जाता था दैट वाज कॉल्ड कार्बन कॉपी। हमने इसी चीज को कार्बन कॉपी को उठा के ईमेल के पैटर्न के अंदर हम ले आए, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए, क्या कार्बन कॉपी इज ऑलवेज साइंड बाय द सेंडर, कार्बन कॉपी पे सिग्नेचर लाजमी है। वो यानी मैंने एक खत लिखा है, फर्ज करें मैं खत लिख रहा हूं डिप्टी कमिश्नर साउथ को, यहां मैं बैठा हूं, मैं उसको खत लिख रहा हूं कि जनाब आली मेरे इलाके के अंदर आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ गई है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी घटिया मिसाल है, लेकिन साथ साथ में कॉपी किसको कर रहा हूँ, मैं आईजी पुलिस को भी कॉपी कर रहा हूँ, मैं उसकी कॉपी जो है इलाके के जो भी लोग हैं उनको कर रहा हूँ, चाहे एक अखबार को भी मैंने कॉपी कर दी। तो जिन जिन लोगों को मैंने कॉपी की है, मैं पहले लेटर के ऊपर उनके नाम लिखूंगा नीचे, CC2 नंबर 1 आईजी सिंध, नंबर 2 फलाना, नंबर 3, नंबर 4। ये सारी कॉपीज अगर मेरे साइन नहीं होंगे इनवैलिड है। ओरिजिनल जिसको लेटर जा रहा है उस पर मेरे साइन होंगे, जितनी कार्बन कॉपीज हैं उस पर मेरे साइन होंगे। PCC इज कॉल्ड ब्लैंक कार्बन कॉपी, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही है। जनरली ब्लैंक कार्बन कॉपी का मतलब जो उस जमाने में लिया जाता था वो ये था कि जी आप रिकॉर्ड के लिए किसी को बता रहे हैं कि ये काम मैंने किया है, और मतलब एक ऐसे आदमी को बता रहे हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस उन लोगों से कम है जिसको आपने लेटर एड्रेस किया है या नीचे जो आप उसके जिनको आपने सीसी किया है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था। तो ये ईमेल में भी ये होता है। अच्छा, ईमेल में जो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा एक ज्यादती होने लगी है कि जिस तरह लोग SMS के अंदर जो है ना एब्रिविएटेड वर्ड यूज करते हैं, लोगों ने ईमेल के अंदर भी यूज किया। ईमेल इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब मैं ईमेल के ऊपर आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर अभी मैं बैठा हुआ आपकी क्लास, शायद आप लोग में से कुछ ने ये बात सुनी हो कि मैं अपने कोलीग से ये कह रहा था यहाँ पे बैठ के बात कि जिन्होंने ईमेल बनाई उन्होंने इसका एक प्रोटोकॉल भी बनाया है। प्रोटोकॉल ये है कि अगर मैंने आपको एक ईमेल लिखी है और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपको वो ईमेल रिसीव हो गई है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड विद इन 5 आवर्स। If you don't respond, that means that you are not giving importance to the person or to the subject जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे। Unless, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि if you receive any mail on the weekend, आप Friday 5 PM के बाद, जैसे अगर हफ्ते इतवार की छुट्टी है, then you have time to respond on Monday on that. वो आपको एक वीकेंड मिल जाएगा। बाज इदारे पाकिस्तान के अंदर जो गलती करते हैं, और मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ इस चीज का, कि लोगों से कहते हैं कि आपने मोबाइल पे ईमेल करवा लो, और वो तवक्का करते हैं कि आप सैटरडे को संडे को भी ईमेल्स अपनी जो आ रही होंगी पढ़ रहे होंगे उनके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट राइट। इसलिए कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है ना वो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर हो रहा है, कि अगर आपने सिर्फ वर्क किया और अपनी लाइफ को तबाह कर लिया। वो ये कौल में पढ़ रहा था कि इंसान भी क्या जानवर बनाया अल्लाह ने कि पैसा कमाने के लिए सेहत तबाह करता है, फिर अपने कमाए हुए पैसे से अपनी सेहत की बहाली के लिए कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपका फैमिली टाइम होना चाहिए। दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं, अभी अगर आपने देखा हो नए प्रेसिडेंट जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट है उसके एक लेटर घूम रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे वो लेटर घूम रहा है, शायद आपकी नजरों से भी गुजरा हो, कि उसने अपने स्टाफ को जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनको ये कहा है कि योर फैमिली कम्स फर्स्ट। अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दो। काम को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, लेकिन साथ साथ अगर आपने फैमिली कंप्रोमाइज कर दी, एक इंडियन
बिलियनर है अजीम प्रेम जी के नाम से, कभी गूगल पे जाके उसको सर्च कीजिएगा, उसके 10 कोट्स बड़े मशहूर हैं जो अपने एम्प्लॉइज को वो देता है। उसमें से एक कोट उसका ये है कि व्हाट इज द पॉइंट, कि आपने सारी जिंदगी काम किया, 10-15 साल काम किया, आप BMW लेके कंपनी से मिली, आप लेके घर पहुंचे, घर जाके पता चला कि बीवी आपको छोड़ के जा चुकी है, देयर इज नो पॉइंट। ठीक है ना? तो वो ये कहता है कि अपने फैमिली को बड़ी इंपॉर्टेंस दो। एक बड़ा मशहूर कॉल है वो कोको कोला के CEO का, जो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ इसलिए कि आपको जिंदगी के मुतालिक भी बता दूं कुछ। ये तो ईमेल लिखना तो आपको सिखा दूंगा मैं, आप सीख जाएंगे। वो कोको कोला का CEO है, जो आज से कुछ 7 साल पहले, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, वो आया था और उसने 45 अपनी जो एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस होती है ना, जिसमें 114 या 116 मुल्कों में जहाँ कोको कोला ऑपरेट करती है, उसके सबके हेड्स आते हैं और सबसे आखिर में जो ग्लोबल CEO आता है वो आया था। तो उसने आके उनसे सिर्फ 1 मिनट की तकरीर की थी और उसने तकरीर ये की थी कि जिंदगी जो है ना एक जगलर की तरह गुजारी जाती है। एक जगलर होता है जिसके हाथ में बॉल्स होती हैं, 3 या 4 या 5 जो उछाल रहा होता है और उसमें से सारी बॉलें हवा में रखता है वो, इस तरीके से उसके हाथों के, देखा है ना आपने, टीवी पे भी देखा होगा, आम जिंदगी में भी देखा होगा। कुछ आपके साथियों में स्किल होती है कि 2 क्रिकेट की बॉल लेंगे, 2 टेनिस की बॉल या 3 बॉलें लेके किस तरह उछालते हैं इतनी तेजी से कि कोई गिरती भी नहीं है और सारी हवा में रहती है। देखा है आपने ऐसा कभी? यस सर। यस सर। देखा है ना? यस सर। उसने यही कहा कि देखो हमारे पास 5 गेंदें होती हैं, हमारे पास 5 गेंदें होती हैं जिनको कि हम हर वक्त उछाल रहे होते हैं। नंबर 1 हमारी सेहत है, नंबर 2 हमारी फैमिली है, नंबर 3 हमारे दोस्त हैं, नंबर 4 आपकी नौकरी है, नंबर 5 आपका और आपके खुदा का ताल्लुक है। हम सब जो गलती करते हैं, उसने कहा कि हम सब ये गलती करते हैं कि हम वर्क की बॉल को हवा में रखने में कोशिश करते हैं, 4 बॉलें गिरा देते हैं, ये एहसास किए बगैर कि ये 4 बॉलें शीशे की बनी हुई है और वर्क की बॉल जो है टेनिस की बॉल है, जमीन पे गिरेगी, उछल के आ जाएगी। तो अगर आपने 5 बॉलों को हवा में नहीं रखा एक साथ, आपने अपने दोस्तों को इग्नोर कर दिया, अपनी जॉब की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से या दूसरे प्रेशर्स की वजह से, आपने अगर अपनी फैमिली को, जैसे मैंने अभी मिसाल दी है अजीम प्रेम जी की, कि वो क्या कहता है कि आपने इतना काम किया कि जब आप BMW लेके घर पहुंचे तो बेगम साहिबा जो घर छोड़ के जा चुकी थी, कि आपने उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी थी। इसी तरीके से अगर आपने अपने पेरेंट्स पे तवज्जो नहीं दी, उनकी ओल्ड एज में उनका साथ नहीं दिया, अपनी नौकरी में फंसे रहे, ये चीजें आपको दोबारा नहीं मिलेगी। नौकरी आपको दोबारा मिल सकती है, दैट्स अ टेनिस बॉल। तो यू हैव टू मेक अ वर्क लाइफ बैलेंस। ये जिंदगी में बहुत जरूरी होता है कि अगर आपने वो नहीं किया देन यू रिग्रेट। मेरे बहुत सारे कोलीग ऐसे थे कि जिनको मैं ये कहता था कि तुम अगर अपना काम टाइम पे कर लिया करो, टाइम पे घर चले जाया करो, तो अपने बच्चों को सिर्फ वीकेंड पे ना देखो, तुम बगैर वीकेंड के भी तुम्हारी उनसे मुलाकात हो सकती है, कभी बाहर जाके खाना खा सकते हो उनके साथ, कभी उनको घुमाने ले जा सकते हो, कभी उनके साथ क्रिकेट खेल सकते हो, कोई काम तुम ऐसा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि बच्चों के लिए सिर्फ इतवार का दिन ही आपने रखा हो। तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी के अंदर, जिनको कि हमें नोट करना पड़ता है, चलना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद जो मुझे जो तो आखिरी 2-3 टॉपिक रह गए हैं इससे पहले कि मैं आपके साथ खत्म करूं, वो है कि कोटेशन लेटर लिखना, कैसे लिखना है कोटेशन। फर्ज करें कि आप एक इस इदारे में काम करते हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है, अब एक दूसरा इदारा उस चीज को खरीदना चाह रहा है, तो आप उसका कोटेशन बनानी पड़ती है आपको देने के लिए उसको, कि जी मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ, ये चीज जो आपने मांगी मैं बना के आपको दे सकता हूँ। और या जो उसने स्पेसिफिकेशन दी है, अगर आपको उसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उसको खत लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे आप, कि जी मुझे ये क्लैरिफाई कर दे इससे पहले कि मैं अपनी कोटेशन आपको जमा कराऊं, अपनी बिड दूं, ये चीज मैं आपको 500 रुपए की दूंगा, 1000 रुपए की दूंगा, वो बिड देने से पहले मैं। और अब जो होने लगा है आजकल, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, खासतौर पे PPR रूल्स, पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रूल्स जो आए हैं, इसके बाद अक्सर चीजों में जहां आप जाएंगे ना, वहां 2 तरह की कोटेशन होती है, एक होती है टेक्निकल बिड, एक होती है कमर्शियल बिड। टेक्निकल बिड ये होती है कि जो भी बायर है, जो आप जिस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिस चीज को आप कर रहे हैं, वो बायर जो है वो टेक्निकल बिड
अलग मांगता है आपसे और कमर्शियल बिड अलग मांगता है। तो आप टेक्निकल बिड के अंदर जो उसकी स्पेसिफिकेशन होते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बताते हैं कि जी मैं आपकी उसको पूरा कंफर्म करूं। अगर आप किसी चीज पे पूरे नहीं उतरते, बायर का राइट होता है कि आपकी बिड को रिजेक्ट कर दे। उस तरह ये होता है कि बाद दफा ऐसी पार्टियां भी आपको जिंदगी में मिलेंगी कि जो इतने कम रेट दे देती हैं दूसरों को खराब करने के लिए किसी और वजह से, कि वो पूरा टेंडर बर्बाद हो जाता है और आपको करना पड़ता है। तो इसीलिए टू स्टेज के अंदर करते हैं कि पहले टेक्निकल देख लिया कि अगर हर चीज पे पूरा उतर रहा है, तो जो पार्टियां हर चीज पे पूरी उतर रही है उन्हीं की सिर्फ कमर्शियल बिड खोली जाती है, बाकी की श्रेड कर दी जाती है या रिकॉर्ड में फाइल कर दी जाती है। उसमें से जो फिर लोएस्ट होता है उसको वो काम दे दिया जाता है। तो ये जो कोटेशन लिखना, बिड लिखना, बिड को जमा कराना, बिड के ऊपर जो है टेंडर की नेगोशिएशन करना, ये सारी चीजें ये आपके जिंदगी का एक हिस्सा होंगे और आपको ये करना पड़ेगा। एक चीज और होती है कि आपके जितने पीयर्स हैं, आप एक बड़े इदारे में काम करें, फर्ज करें स्टील मिल के अंदर आप काम करें। अब स्टील मिल के अंदर 30 सेक्शन है, ठीक है। तो आप ईमेल पे भी काम कर सकते हैं और आप एक इंटर ऑफिस मेमोरेंडम लिखते हैं, जिसको हम IOM कहते हैं, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। एक होता है IOU, सुना होगा ना आपने, दोस्त यार कहते हैं कि मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया, ये असाइनमेंट मैंने बना दिया, यू ओ मी। या अगर आपने बनवाया है तो आप उसको अपना एक IOU लिख के देते हैं। क्या होता है वो IOU? भाई मैंने, आई एम इंडेबिटेड टू यू, कभी आपने मेरा काम किया, मैं आपको वक्त आने पे जो आप काम कहेंगे मैं आपको करूंगा। तो IOM जो होता है, कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन वन डिपार्टमेंट टू द अदर डिपार्टमेंट। मैंने ऐसा भी देखा है बाद इदारों में, एक हॉल है, हॉल में 16 आदमी बैठ के काम कर रहे हैं अपने अपने क्यूबिकल के अंदर, एक क्यूबिकल से दूसरे को ईमेल लिख रहे हैं। इत्तेफाक से वो चीज मेरे पास आ गई, मैं उठ के गया, दोनों से मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे दरमियान एक क्यूबिकल का फासला है, अगर तुम उठ के एक दूसरे से बात कर लो तो ये बकवास लिखने की जरूरत क्या है? एक दूसरे बात करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रिकॉर्ड के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये करते हैं, और आपको जिंदगी में इस चीज को फेस करना पड़ेगा। बट बाय द टाइम यू विल बी इन द जॉब, मेरे ख्याल से ये IOM भी एलिमिनेट हो जाएगा। जिस तरीके से जितनी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं ना कम्युनिकेशन के अंदर, तो फिर यही होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर आपका कम्युनिकेशन होगा, उस व्हाट्सएप को आप रिकॉर्ड कर लेंगे किसी सूरत के अंदर, ताकि कल को एक सबूत रहे आपके पास, ठीक है। और आखिरी जो चीज है कि अब जो मुझे कहा गया आपको बताने के लिए कि मेमोरेंडम सैंपल के IOM के सैंपल वो मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिए किस तरीके से होता है। फिर मैं उस पर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप 2 ग्रुप बना लें, हर आदमी पेयर के अंदर एक आदमी दूसरे को एक ईमेल लिखे, आपका असाइनमेंट हो जाएगा, या मेमोरेंडम लिखे और उसको मैं देख के इवैल्यूएट करूंगा कि टॉपिक आपको दे दूंगा किसके ऊपर आपने लिखना है। टेक्निकल प्रपोजल क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप कहीं बिड करने जा रहे हैं, 2 तरह की प्रपोजल होती है, एक टेक्निकल बिड होती है, कमर्शियल बिड होती है। कमर्शियल बिड में पैसों से आप फाइनेंस वाले के साथ मिलकर करते हैं, टेक्निकल बिड इंजीनियर खुद लिखता है, ठीक है। और टेक्निकल प्रपोजल के कितने एलिमेंट होते हैं, फिर आखिरी बात जो है कि कभी कभी आप प्रपोजल मांगते हैं, आपने एक चीज खरीदनी है, तो आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लिखते हो कि मुख्तलिफ जो आपके वेंडर्स हैं उनको आप लिखते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन, ये चीज है, काइंडली सबमिट योर प्रपोजल। उससे आप, एक तो होता है ना कि आप जा रहे हो टेंडर के अंदर, आपकी कंपनी जा रही है, आप दूसरे ने जो टेंडर फ्लोट किया है या जो उसने डॉक्यूमेंट्स फ्लोट किया है उसको आप पढ़ते हो, देखते हो, अपनी प्रोडक्ट को आप देखते हो और उसके ऊपर आप बनाते हो। एक होता है कि आप खरीद रहे हो, उसके लिए आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लिखना पड़ता है आपको। इसको आप रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल को एक चीज समझ लीजिए, टेंडर डॉक्यूमेंट समझ लीजिए आप, कि आप टेंडर डॉक्यूमेंट जनरेट करते हो, बनाते हो पूरा। अब मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता, एक सिंपल सा आप समझ लीजिए कि एक घर बन रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ के, गए, नक्शा पास कराया KDA से, उसके बाद किसी ठेकेदार को पकड़ा और उसको जो है, मतलब आर्किटेक्ट से बनवाते नहीं है हम, जो होते हैं ना ड्राफ्ट्समैन से बनवा के और शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीका किया जाए ना, तो अगर आपका एक प्लॉट है, फर्ज करें 500 गज का है, 300 गज का प्लॉट है, आप एक प्रॉपर आर्किटेक्ट हायर करते हैं, या आप 2-3 आर्किटेक्ट से राब्ता करते हैं कि ये है,
मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि घर में एक बेसमेंट भी होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये होना चाहिए, सेकंड फ्लोर जो जो इजाजत होगी, इतनी मंजिलें मुझे बनानी है, इतना मुझे कवर्ड एरिया तो वो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट बना के भेज दोगे 3 आर्किटेक्ट को, वो आपको प्रपोजल सबमिट करेंगे कि जी हम डिजाइन करने के और पूरे फेज में सुपरवाइज करने के इसको टिल द कंप्लीशन हम इससे आपसे इतने पैसे देंगे। ये है आस्किंग फॉर प्रपोजल। अब जो बड़े टेंडर होते हैं वो तो उसके अंदर आपको फिर लीगल साथ मिलाना पड़ता है, रेमेडीज देनी पड़ती हैं, वो 100 पेज के भी होते हैं। अगर कभी आप पाकिस्तान आर्मी का टेंडर देखें ना, मैंने बहुत भरे हैं उनके टेंडर, तो आप परेशान हो जाएं कि जो अंग्रेज के जमाने के जो टेंडर चले आ रहे हैं ना, वो चीजें भी उसमें आज तक लिखी हुई होती हैं। बाज लैब्स ऐसी हैं कि एविएशन को हम एक फ्यूल सप्लाई करते थे एयरफोर्स को, हमारी लैब लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ मौजूद थी, लेकिन वो उसके रिजल्ट नहीं मानते थे। पीएफ वाले, उनकी एक यहाँ पे नेशनल स्टेडियम के पीछे एक छोटी सी लैब है कि जिसके अंदर जाते ही जाले लगे हुए होते हैं, इंसान को खौफ आता है, वो उसकी रिपोर्ट के ऊपर बेस करते थे। तो हमें फिर जैसा कस्टमर होता है ना, आपको उसी हिसाब से एक्ट करना पड़ता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। तो आप टेंडर को भरते भी हो और टेंडर बनाते भी हो। ओके, हेलो Yes, sir. अच्छा, लास्ट 2 पॉइंट हैं इसके आपके कोर्स आउटलाइन के, वो है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी क्या है कि आपकी कंपनी ने फैसला किया कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन लाइन को फर्ज करें, आप किसी सीमेंट प्लांट में काम कर रहे हैं, राइट? सीमेंट प्लांट की कैपेसिटी है लेट्स से 3000 टन पर डे की, राइट? आप फैसला करते हैं कि जी हम इसको 4000 टन पे 4500 टन पर डे के ऊपर 4500 पर टन पे जा रहे हैं, कैपेसिटी को 50% से एनहांस कर रहे हैं। लेकिन वो करने से पहले उसकी एक फिजिबिलिटी बनती है, ये जो काम हम करने जा रहे हैं क्या ये फिजिबल होगा। मिसाल के तौर पे अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि एक पाइपलाइन डालने की बात हो रही है, जिसमें एंगरो भी है तो एफडब्ल्यू भी है, कि लाहौर के नजदीक एक जगह है शेखुपुरा, वहां से लेके और इस्लामाबाद तक एक पाइपलाइन डाली जाए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, उस पाइपलाइन का खर्चा अगर फर्ज करें $400 बिलियन का खर्चा आ रहा है, राइट? उसकी एक पूरी फिजिबिलिटी स्टडी बनेगी ना कि जी ये लाइनें जाएगी, इसका डाया इतना होगा, यहाँ पे इतनी एलिवेशन आ रही है, इतने पंपिंग इंस्टॉलेशन लगेंगे, 16 इंच की लाइन होगी या 18 इंच की लाइन होगी, 400 बिलियन की कॉस्ट आ रही है, इसमें से इतनी प्रोडक्ट गुजरेगी, पर लीटर कॉस्ट हमारी ये होगी, और हमारा जो इसके अंदर लोन लेंगे 70-30 का होगा, 30 हम डालेंगे, 70% बैंकों से लेंगे, इतने साल में पे बैक होगा। ये सारी कहलाती है फिजिबिलिटी स्टडी, कि जिसमें आप ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल होगा या नहीं होगा। बाय द वे जितने भी कंसल्टेंट है ना, तो वो सिर्फ पैसा देखते हैं, आप उनको कोई भी प्रोजेक्ट दे दें वो उसको वायबल कर देते हैं। तो जिंदगी में जब किसी अल्लाह आपको किसी मकाम पे पहुंचाए और आपके सामने कोई फिजिबिलिटी स्टडी आए ना कंसल्टेंट, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, तो आप उसको पढ़ने के बाद पहला सवाल अपने आप से ये कीजिएगा कि इसमें डिस्काउंट फैक्टर मुझे क्या लगाना है। जब भी आप कोई फिजिबिलिटी स्टडी देखते हैं ना, उसको 30% एज ए रूल ऑफ थंब डिस्काउंट कर देना। कंसल्टेंट प्रोजेक्ट को फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि फिजिबल है, इसमें कल को हमें फायदा होगा। तो वो कंसल्टेंट को जो कि पैसे मिल रहे होते हैं ना, 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन वो ले रहा होता है, तो वो ऐसा बना के दिखाता है, ऐसे आपको ख्वाब दिखाता है जैसे कि शादी से पहले लड़का लड़की को दिखाता है ख्वाब। आई होप आई एम क्लियर। तो वो बाद में जब आप करने जाते हैं ना, जब रियलिटी सिंक इन करती है ना, तो पता चलता है ग्राउंड के ऊपर कुछ और है और वो कुछ और है। तो फिजिबिलिटी स्टडीज अगर आपकी नजरों से गुजरे, उस पर कभी भरोसा ब्लैंकली ना कीजिएगा, डिस्काउंट फैक्टर लगा के उनको पढ़िएगा, उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। और जब आप फिजिबिलिटी स्टडी लिखेंगे, आपकी मजबूरी होगी, आपका बॉस आपको ये कहेगा भाई ये चीज डालो इसके अंदर, आपके ऊपर एक एथिकल प्रेशर होगा कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी की मजबूरी में वो आपको करना पड़ेगा। ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि आप अपने बॉस को ये नहीं कह सकते कि भाईजान मैं ये नहीं लिखता, ये अगले दिन आप घर बैठे होंगे अगर आप इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये तो वही फिजिबिलिटी में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक टेक्निकल फिजिबिलिटी भी होती है और एक कमर्शियल भी होती है। तो फिजिबिलिटी जो है वो ऊपर होती है, उसमें टेक्निकल के साथ साथ कमर्शियल भी होती है।
कि टेक्निकल जैसे मैंने भी आपको पाइपलाइन की मिसाल दी ना, तो उसमें आप बताते हैं कि जी यहाँ से यहाँ तक जा रही ये रूट है, इस रूट पे इतनी आबादी है, राइट ऑफ वे पाकिस्तान में चीज कहलाती है, ROW जिसे कहा जाता है, कि किसके पास है, अगर किसी प्राइवेट आदमी की जमीन है उससे हम जमीन खरीदेंगे तो कितने की मिलेगी हमें, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी जाती हैं कि ये जो है बीच में रास्ते में ये पहाड़ियां आ रही हैं, इस पहाड़ी से जब पाइपलाइन गुजरेगी तो वो तो गुजार लेंगे हम, लेकिन जब पंपिंग करने के लिए पीछे जो हमें पंप लगाने पड़ेंगे उसकी कैपेसिटी में बढ़ानी पड़ेगी। अगर फ्लैट सरफेस के ऊपर पाइपलाइन जा रही है वहां पंप कैपेसिटी कुछ और होगी, अगर एलिवेटेड जगह पे लेके जा रही है तो पंप कैपेसिटी आपको बढ़ा के लगानी पड़ेगी। ये सारी चीजें उस फिजिबिलिटी में लिखी जाती हैं, उसी के बेस के ऊपर पंप डिजाइन होता है, उसी के बेस के ऊपर आप देखते हैं कि जिस साइज के आपको पंप चाहिए क्या वो अवेलेबल है, नहीं है तो आपके मेड टू ऑर्डर बनवाने पड़ेंगे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो ये आपको जिंदगी में चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है जो मैंने मंडे को आपके साथ करना है, 1 घंटे मुझे कहा गया है, नेमल साहब ने मुझे कहा है कि आपका लेक्चर 1-1 घंटे का होगा। पहले उन्होंने मुझे बताया था कि मंडे को 2 घंटे और ट्यूसडे को 1 घंटा, लेकिन अभी मेरे पास जो नया शेड्यूल आया है उसमें मंडे को भी 1 घंटा है और ट्यूसडे को भी 1 घंटा है। मंडे को 12 to 1 है और ट्यूसडे को 1 to 2 है। एम आई राइट? यस सर। सो गए क्या आप लोग भाई? हेलो, सब जाग रहे हैं? नहीं सर, यस सर। मैं आपको सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जाग रहे हैं क्लास ले जाग रहा है सर। Attendance ले जाग लो। रहे हैं सर। सब जाग रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगा हूँ। हाँ, अटेंडेंस का स्नैप ले रहा हूँ। ओके। अभी तमाम आए ये 23 स्टूडेंट हैं और ये इनके ये भी ले लेते हैं ना, ये इधर साइड में, ठीक है। ये भी लेनी पड़ेगी ना आपको। किसकी लेनी पड़ेगी? नीचे हमजा अली के बाद से स्टूडेंट नीचे हो रहे हैं, ये भी है ना, तो बाकी रहेंगे। चलिए, मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली। अब मेरा जो सबसे मुश्किल मरहला है जो आपने नहीं करना है, मुझे पता है आप सब भागना चाहते हैं, लेकिन बात ये आज जो हमने बातें की हैं, अगर इसके ऊपर आपके कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, वरना फिर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाऊंगा। और लेकिन आज ये है सिर्फ 2 आदमियों ने मेरे सवाल के ऊपर स्टडी किया था जो मैं पिछली दफा छोड़ा था सवाल आपके लिए, बाकी 19 आदमियों ने कोई जहमत नहीं की उसके ऊपर। देखें, हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है। मैं आपको भी बता रहा हूं, मैं पार्टिसिपेशन को 25 नंबर देता हूं, क्लास पार्टिसिपेशन। आपकी यूनिवर्सिटी का कोई भी फॉर्मेट हो, कि फाइनल के 40 नंबर हैं, मिड टर्म के 30 नंबर हैं, असाइनमेंट के 25 नंबर हैं, जो भी आपके नंबर होते हैं, मेरी जाती राय के अंदर इंटरएक्टिव सेशन में जो स्टूडेंट हिस्सा नहीं ले रहा वो जिंदगी के अंदर मुश्किल में आएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि लड़कों को लड़कियों को इंगेज रखूं गुफ्तगू के अंदर, कि ताकि उनके जहन में सवाल पैदा हो। सवाल देखिए, मैंने पिछली दफा भी बात कही थी, आज फिर आपसे ये बात दोहरा रहा हूँ, एट द पॉइंट ऑफ रिपीटेशन, दुनिया में कोई सवाल अहमकाना सवाल नहीं होता। जो सवाल आपने नहीं पूछा वो अहमकाना सवाल है। तो खुदा के वास्ते आदत डाल लो सवाल करने की, आदत डालो सवाल करने की। अगर सवाल नहीं करोगे कभी नहीं सीख सकते। ये मैं आपसे बात जी बिल्कुल बोलिए। मंडे को हम लोग की लैब है 11:15 से 2 तक। भाई मुझे तो शेड्यूल दिया गया है, उसमें आपका 12 से 1 तक है। आई थिंक सर टाइमिंग चेंज हो गई है ना, हमारे पास पुरानी टाइमिंग होगी। मेरे पास या आपके पास? हमारे पास सर न्यू हमारे पास नहीं आई होगी शायद। मेरे पास कल आया है शेड्यूल जो भेजा है मेमन साहब ने, उसमें मंडे 12 to 1 है और ट्यूसडे 1 to 2 है। 55 मिनट्स तो शायद जी सर, शायद हमारे पास टाइमिंग ना आई हो सर। देखें, आप चेक कर लें, मैं अवेलेबल हूँ मंडे को। अगर कोई चेंज होता है, मैं जो गालिब साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मंडे को 11 बजे तक बता दें, ताकि मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँ। मुझे कोई नहीं, मैं आई एम फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। आप अगर कहते हैं कि जी 2 से 3 करनी है, 3 से 4 करनी है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ओके सर। जो टाइम हो आप मुझे कंफर्म 11 बजे तक लेकिन कर दीजिएगा। ओके ओके सर, ठीक है। नहीं, अभी ओके नहीं, मैं सवाल देके जा रहा हूँ ना आपको। चले, एक सवाल दे रहा हूँ। एक बच्चा है,
कनाडा के अंदर, ठीक है। उसने 2000 आई थिंक 2017 या 18 के अंदर उसने अपने घर के कमरे में बैठ के रिसर्च की और उसने ये बता दिया कि जी, मैं फिर अगेन मायन पे लेके जा रहा हूं आपको। उसने कहा कि माया जो थे अपने शहर जो थे कॉन्स्टलेशन के हिसाब से बनाते थे, तो जितने भी उनके शहर हैं कॉन्स्टलेशन से कोइंसाइड करते हैं, तो उसमें अपने घर के ऊपर बैठ के 15 साल के बच्चे ने अपने कंप्यूटर पे बैठ के प्रिडिक्ट किया कि एक जो लॉस्ट सिटी है वो मेक्सिको में इस जगह पे इस लोकेशन कोऑर्डिनेट्स उसने दिए। पूरी दुनिया में हलचल मच गई और जब वहां पे खुदाई की गई तो वो शहर वहां पे निकला, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूं, मैं अभी नाम लेके बता रहा हूं किसने मुझे बताना है ये। मिस जवेरिया तारिक, आर यू देयर? हेलो, एक आप बताएंगी मुझे इस पे रिसर्च करके, ओके ठीक है। ये बड़ा गूगल पे बहुत है इसके ऊपर, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे, बहुत सारे रिसर्चर ने उसको चैलेंज किया है, लेकिन उसके काम को कोई मतलब डिनाई नहीं कर सकता कि उसने जो प्रिडिक्ट किया था कमरे में बैठ के, कनाडा के अंदर एक कमरे में बैठ के, और उसकी बात सही निकली। दूसरे जनाब सुनील कुमार साहब, आर यू देयर? यस आप, ठीक है। और तीसरा मैं नाम ले रहा हूँ वसीम सज्जाद साहब, मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ ये जो अटेंडेंस शीट है इससे, ठीक है। ये आप तीनों को मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप तीनों इस पर रिसर्च करके बताएंगे, बाकी हम जो पार्टिसिपेंट है वो सुनेंगे, और जो लोग इस पे नहीं है मैं आज शाम तक ये लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज उनसे कहिएगा कि वो कर लें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई आपके पास सवाल हो, मेरा नंबर मौजूद है आपके सीआर के पास, आप उनसे नंबर लेके मुझे सवाल कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।